महेंद्र आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी भाषा का अगला सेशन। हम कह सकते हैं कि क्या हिंदी भाषा के बारे में इससे पहले मैंने पढ़ा थे, एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगली क्लास में हम अभी बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिनिष्ठित भाषा। अगली हमारी हेडिंग है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा ये क्या होती है परिनिष्ठित भाषा, तो इसके बारे में परिनिष्ठित भाषा अगर हम कहें कि परिनिष्ठित भाषा क्या है, तो परिनिष्ठित भाषा ऐसी भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो। व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल क्या हो, शुद्ध हो। तो ऐसी भाषा जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। इसे मानक भाषा के रूप में या मानक भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसे मानक भाषा के नाम से भी जानते हैं। हमारी राजभाषा एक परिनिष्ठित भाषा ही है। अर्थात राजभाषा परिनिष्ठित हिंदी है। जरूरी नहीं कि हिंदी ही परिनिष्ठित भाषा है, अन्य भाषाएं भी जिनका व्याकरण के आधार पर शुद्ध किया गया है या जिनका व्याकरण है वे सारी भाषाएं परिनिष्ठित भाषा कहलाएंगी। जैसे संस्कृत एक परिनिष्ठित भाषा है क्योंकि उसका भी व्याकरण मिलता है। हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है क्योंकि इसका भी व्याकरण मिलता है और व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है, शुद्ध है। संस्कृत भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, इसलिए संस्कृत भी एक क्या है, परिनिष्ठित भाषा है। भारत में जो भी हमारी राजभाषा है वो परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की राजभाषा एक परिनिष्ठित हिंदी है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई, हम आगे चलते हैं। भाषा में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। भाषा के बारे में एक पॉइंट और बनता है। तो भाषा में एक पॉइंट क्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भाषा में ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा जाता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। कई बार क्वेश्चन बनता है मूल इकाई क्या है, ये हमारा प्रश्न कई बार आया है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्ण या तो हम कह सकते हैं ध्वनि, क्योंकि ध्वनि ही वर्ण है। क्लियर है? तो भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण। ऑप्शन में अगर मिल जाए वर्ण तो हमें टिक कर देना है, अगर वर्ण ना मिले तो ये ध्वनि लिखा होगा, आपको ये टिक कर देना है। दोनों ही सही। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमारे एग्जाम में आ चुका है। अगला है, आगे बात करें तो हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे और इससे पहले हम जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी भाषा का विकास तो पढ़ना ही है, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई या हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति
हिंदी शब्द की उत्पत्ति। क्लियर? हिंदी शब्द की उत्पत्ति हमें पढ़ना है। तो हिंदी शब्द अगर हम देखें तो ये जो लिखा है हिंदी शब्द, ये जो शब्द है हिंदी, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द। हिंदी ही नहीं, इससे मिलते जुलते जैसे हिंदू, ये भी एक फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा हिंदुस्तान, आप देखते होंगे भारतवर्ष का एक अन्य नाम है हिंदुस्तान, ये भी हमारा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी जो शब्द है, जो भाषा है, ये भाषा एक शब्द है। ये शब्द जो लिया गया है हिंदी, वो फारसी भाषा से लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी हो, चाहे हिंदू हो या हिंदुस्तान हो, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे बात करें कि ये फारसी भाषा से कैसे जन्मा है, इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति में हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें देखेंगे कि हिंदी जो शब्द आया वो किस प्रकार से बना है। तो हिंदी शब्द बना है किससे? सिंधी से बना है। किससे बना है? सिंधी। सिंधी शब्द से बना है, सॉरी, सिंधी शब्द से बना है। अब हम बात करेंगे कि ये सिंधी शब्द से हिंदी कैसे जन्म ले लिया भाई, कैसे बन गया। तो देखें, सबसे पहले एक शब्द लिया जाता है सिंधु। आपने सुना होगा सभी लोगों ने सिंधु शब्द, और ये एक नदी है भारत में, सिंधु नदी कहलाती है। तो हमारा जो ये सिंधु शब्द है, ये सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयोग किया गया। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में प्रयोग किया गया सिंधु शब्द किसके लिए? एक नदी के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए? नदी के लिए प्रयोग किया गया। अर्थात जो सिंधु शब्द था वो नदी के लिए सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था। और जब इस नदी के तट पर निवास करने वाले जो सिंधु के निवासी हैं, ये सिंधु नदी के आसपास के जो निवासी हैं, सिंधु नदी के आसपास के निवासियों के लिए था। और क्या था भाई? निवासियों के संपर्क में जैसे ही फारसी लोग आए तो उन्होंने सिंधु ना कह करके हिंदू कहा। सिंधु की जगह पर इन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा। क्यों कहा? ये हिंदू क्यों कहा भाई? क्योंकि सिंधु का शब्द जो सा वर्ण है, फारसी भाषा में जो सा वर्ण है, इसको हा के रूप में उच्चारित करते हैं। फारसी लोग सा को हा के रूप में तथा धा जो है, धा इसको दा के रूप में उच्चारित करते हैं। किसके रूप में? दा वर्ण के रूप में उच्चारित करते हैं। अर्थात धा वर्ण को दा के रूप में उच्चारित करते हैं। इसीलिए इन्होंने सिंधु ना करके इन्होंने क्या बोला? हिंदू बोला। और जब सिंधी बोले, उनके निवासियों के लिए सिंधी शब्द का प्रयोग किया, तो सिंधी ना कर करके उन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। ये बात क्लियर हो गई? सबको पता हो गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान जो तीन शब्द मिले, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी शब्द सिंधी शब्द से जन्मा है, और फारसियों के संपर्क में आने से ये सिंधी शब्द सिंध के निवासी अर्थात सिंध नदी के आसपास रहने वाले जितने भी निवासी थे उनको सिंधी कहा। और इसीलिए सिंधी कहा तो सिंधी कहना था, तो उन्होंने क्या कहा? हिंदी कहा। क्योंकि सा का उच्चारण हा होता है और धा का उच्चारण फारसी भाषा में दा होता है। ये क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाषा, ये हिंदी शब्द आया, हिंदी शब्द जो बना, ये ना तो किसी भाषा के लिए था। ये हिंदी शब्द सर्वप्रथम किसी भाषा के लिए ना होकर, किसी भाषा के लिए ना होकर, हिंदी शब्द सर्वप्रथम किसी भाषा के लिए प्रयोग ना होकर, के लिए प्रयोग ना होकर, ये भारत के निवासी या सिंध के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था। भारतवर्ष के निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था। निवासियों के लिए प्रयोग किया गया था।
किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का सर्वोत्तम भाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुआ, और ये किसके लिए, भारतवर्ष के निवासी अर्थात जो कि सिंधु के आसपास, सिंधु नदी के आसपास रहते थे, उन लोगों के लिए बताया गया कि ये सिंधी शब्द है। अर्थात हिंदी शब्द जो है सिंधी के लिए प्रयोग किया गया था, सिंधी लोगों के लिए प्रयोग किया गया था। क्लियर हो गया ये चीज? इतनी बात क्लियर होने के पश्चात हम आगे आते हैं। आगे क्या था, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हमने देख ली कि कैसे हुई है, और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के रूप में नहीं हुआ, पहले किसके लिए किया गया था, भारत के निवासियों अर्थात नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया था। आते हैं भाषा के रूप में इसका प्रयोग कब हुआ, भाषा के रूप में इसका प्रयोग, भाषा के रूप में प्रयोग, तो भाषा के रूप में प्रयोग कब हुआ, तो सबसे पहले ये देखते हैं भाषा के रूप में प्रयोग। तो भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग अगर देखा जाए तो इसका भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग जो माना जाता है वो कहा जाता है कि लगभग 13वीं सदी के आसपास, 13वीं सदी के आसपास हुआ, 13वीं 14वीं सदी शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और 13वीं 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम किसने किया, तो 1228 ईस्वी में, ऐसा प्रमाण मिलता है कि 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम फारसी कवि, प्रसिद्ध फारसी कवि, इनका नाम था औफी, क्या नाम था, औफी, औफी ने किया था। नहीं समझ में आ रहा है क्या, वहां नहीं दिख रहा हो तो हम आगे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे पहले भाषा का जो प्रयोग किया गया, भाषा के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ, 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। और 13वीं 14वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रसिद्ध फारसी कवि, प्रसिद्ध फारसी कवि औफी ने अपने साहित्य में प्रयोग किया था। औफी ने अपने साहित्य में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं, इन्होंने भाषा के रूप में सर्वप्रथम 13वीं 14वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन 1228 ईस्वी में प्रसिद्ध फारसी कवि औफी ने हिंदी शब्द का प्रयोग ना करके क्या किया था, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि मिलता जुलता है, जो कि क्या है, मिलता जुलता है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसको हम हटा देते हैं, सभी लोग लिख लेना। हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। आगे आते हैं, गर्मी बहुत है तो हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया 1228 ईस्वी में। और 1228 ईस्वी में जब हिंदवी शब्द का प्रयोग किया तो इसके पश्चात ही बेटा बहुत सारे मुसलमान कवियों ने, बहुत सारे मुस्लिम कवियों ने क्या किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग करने लगे अपने साहित्य में। तो जब हिंदवी शब्द का अपने साहित्य में प्रयोग करने लगे तो इसी क्रम में आता है कि 16वीं शताब्दी के आसपास प्रसिद्ध हिंदी या फारसी, हम कह सकते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि, जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जी ने क्या किया, अपना ग्रंथ, जो अपने रचनाएं थी उनमें सबसे ज्यादा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। धीमे धीमे हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी में इन्होंने किया था प्रयोग, 16वीं शताब्दी के आसपास किया था प्रयोग। तो 16वीं शताब्दी अर्थात हम कह सकते हैं कि आगे मुगलों का शासन ये चल ही रहा था। 16वीं शताब्दी मुगलों का शासन स्टार्ट हो चुका था 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में बहुत बड़ी मात्रा में किया। धीमे धीमे हमने बताया है कि आगे चल करके काफी मात्रा में मुस्लिम कवियों ने हिंदवी शब्द का प्रयोग करने लगे। और कई बार आपने देखा होगा कि अकबर के समय अगर हम बात करें तो अकबर के समय उस समय जो भारतीय जनमानस बोलता था, जो जिस भाषा को बोलता था उसको कहा था, इन्होंने नाम दिया था जबान ए हिंदी, जबान ए हिंदी कहा।
अर्थात इन्होंने कहा, अकबर के समय जो हम देखें तो भारतीय जनमानस जिस भी भाषा को बोल रहा था, स्वीकार कर रहा था, उसको नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि जबान ए हिंदी है। इसी क्रम में अगर और देखें तो इन्हीं के दरबार में रहते थे रहीम, इन्हीं के दरबार में रहते थे रहीम, और रहीम जी को प्रसिद्ध हिंदी का कवि माना जाता था। कहा जाता था कि ये हिंदी के कवि हैं। किसके कवि हैं? हिंदी के कवि। हिंदी के कवि के रूप में इन्हें माना जाता था, रहीम जी को। क्लियर? तो हमने कहा कि 1228 ईस्वी में सबसे पहले औफी ने अपने साहित्य में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। उसके पश्चात उन्हीं के साथ ही अब बहुत सारे मुस्लिम भाइयों या मुस्लिम रचनाकारों ने, कवियों ने अपने रचनाओं में हिंदवी शब्द का प्रयोग करने लगे। इसी क्रम में मलिक मोहम्मद जैसे ने 16वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द का क्या किया? प्रयोग करने लगे। और अकबर या हम कह सकते हैं कि मुगल काल में भी हिंदी का काफी अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार हुआ, और इन्होंने उस समय जबान ए हिंदी नाम से इनको पुकारा, हिंदी को जबान ए हिंदी के नाम से पुकारा। इन्हीं के दरबार में रहते थे रहीम, और रहीम को हिंदी का कवि माना जाता था, रहीम को हिंदी का कवि माना जाता था। आगे बात करें तो हम देखते हैं कि आगे 17वीं शताब्दी जैसे स्टार्ट होती है तो यहाँ से पता चलता है कि अंग्रेज भारत में आने लगे, अर्थात यूरोपीय भारत में आने लगे थे, और यूरोपियों ने हिंदी को काफ़ी अधिक मात्रा भारतीयों के लिए प्रयोग करने लगे कि भारत के जितने निवासी थे जिस भी भाषा का प्रयोग करते थे उसको हिंदी कहा अंग्रेजों ने धीमे धीमे। और जैसे जैसे अंग्रेजों ने कहना प्रारंभ कर दिया तो भारतीय जनमानस ने भी हिंदी को ही स्वीकार कर लिया, अपनी भाषा के रूप में हिंदी को ही स्वीकार कर लिया। तो इससे पता चलता है कि हिंदी का धीमे धीमे विकास हुआ है, हिंदी का धीमे धीमे क्या हो गया? विकास हुआ है। इस प्रकार से हिंदी शब्द का पहले उत्पत्ति हुई और हिंदी शब्द की भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम देखते हैं हिंदी का विकास क्रम, ये बहुत जरूरी है कि हमारे एग्जाम के लिए। हिंदी का विकास क्रम बहुत कई बार पूछा गया है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो हिंदी को माना जाता है कि संस्कृत से जन्मी है। हिंदी किससे जन्मी है? संस्कृत भाषा से जन्मी है, संस्कृत भाषा से जन्मी है। तो देखते हैं संस्कृत भाषा से, तो कहते हैं कि संस्कृत से जन्मे, तो इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आदि मतलब होता है प्राचीन, आदि जननी कहा जाता है। और जननी को आपको पता होगा, जो जन्म देने वाली अर्थात माता। हिंदी की माता कौन? संस्कृत है। हिंदी संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो हमने कहा था कि संस्कृत को हिंदी की आदि जननी। तो हम अगर पूछे या कोई पूछे कि हिंदी की माता कौन है, जननी कौन है, तो संस्कृत। आगे आते हैं तो हमने कहा कि संस्कृत से भी विकास हुआ, तो संस्कृत सबसे पहले आएगी। संस्कृत में जब इसका विकास, संस्कृत से जब ज़्यादा बिगड़ाव काफ़ी समय के पश्चात मैंने बताया था कि भाषा कैसी होती है? परिवर्तनीय होती है। भाषा परिवर्तनीय है, तो समय के साथ भाषा में क्या होता है? परिवर्तन। तो संस्कृत भी एक भाषा है, तो समय के साथ इसमें भी परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले क्या बनी? पाली बनी। क्या बनी? पाली बनी। क्लियर हुआ? तो संस्कृत में जब बदलाव हुआ, समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ, तो जिस भाषा के रूप में विकसित हुई उसको कहा जाता है पाली। और इसी समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ था या उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। इसीलिए बेटा इन्हें बौद्ध धर्म की भी भाषा कहा जाता है, पाली को। पाली को बौद्ध धर्म की भाषा, क्योंकि बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे अधिकांशतः ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई। क्यों? क्योंकि संस्कृत समय के साथ साथ बदली और वो पाली कहलाई, और पाली के समय ही बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। तो बौद्ध धर्म में बेटा जो भी ग्रंथ लिखे गए तो उस समय पाली भाषा में लिखे गए। आगे पाली जब समय के साथ इसमें भी तो परिवर्तन होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि भाषा क्या है? परिवर्तनीय है। तो समय के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तित होती है। तो ये पाली जैसे परिवर्तित हुई तो वो प्राकृत कहलाई। क्या कहलाई? प्राकृत कहलाई। ओके, प्राकृत कहलाई। प्राकृत के पश्चात हम देखते हैं प्राकृत अपने आप में जब बदली तो अपभ्रंश, अर्थात अब देखा जाए तो
संस्कृत का अगर यहाँ पर देखें तो संस्कृत का बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। और हमने देखा कि संस्कृत इस समय तक आते आते, संस्कृत एक समय थी लेकिन यहाँ तक आते आते वही भाषा ज्यादा मात्रा में क्या हो गई? बिगड़ गई। अब बिगड़ गई बड़ी मात्रा में अर्थात ज्यादा बिगड़ गई, ये बिगड़ा हुआ रूप कहलाया। ये क्या कहलाया? संस्कृत अर्थात ये अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ? बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप। ओके, अब आगे देखते हैं। अपभ्रंश के पश्चात अब किसका जन्म हुआ भाई? अपभ्रंश का जब बिगड़ा हुआ तो माना जाता है अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म माना जाता है। इन्हीं अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म माना जाता है। लेकिन हिंदी कुछ विद्वान या कुछ हिंदी के कवि लोग ये अपभ्रंश के पश्चात बिगड़ा हुआ रूप जो आया उसे नाम दे दिया अवहट। क्या नाम दे दिया? अवहट। लेकिन हमें क्या करना है? कुछ लोगों का मानना है, इसीलिए हम क्या मानेंगे कि अपभ्रंश के पश्चात प्राचीन हिंदी या हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का क्या हुआ? विकास हुआ। यहीं से हम पढ़ेंगे तो संस्कृत आई पहले, संस्कृत जननी थी और उसके पश्चात बिगड़ी तो पाली में बिगड़ी और उसके पश्चात पाली बिगड़ी तो प्राकृत बनी और प्राकृत जब बिगड़ गया तो अपभ्रंश बना। और अपभ्रंश अर्थात ये बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ। और ये कौन कौन से अपभ्रंश से जन्म हुआ हम आगे बात करें। तो हिंदी का जो जन्म हुआ वो प्राकृत किसके अपभ्रंश से हुआ? प्राकृत के। तो माना जाता है हिंदी का जन्म प्राकृत के अपभ्रंश से हुआ है। प्राकृत के अपभ्रंशों से हुआ है। इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा संस्कृत को हिंदी की आदि जननी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी, कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। और यही विकास क्रम कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। यही विकास क्रम कई बार हमारे एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। तो हिंदी का जन्म जो है वो प्राकृत के अपभ्रंशों से हुआ है। किस प्रकार से हुआ आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। अभी हमने बताया कि संस्कृत से जन्मी है पाली और पाली से जन्मी है प्राकृत और प्राकृत से जन्मी है अपभ्रंश और अपभ्रंश से जन्मी है हिंदी। इसके पश्चात हम देखते हैं जो हिंदी का विकास हुआ या हिंदी का जन्म हुआ वो प्राकृत के किससे हुआ? अपभ्रंशों से हुआ है। तो अपभ्रंश से हुआ तो कौन कौन से अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ? तो हमने देखा है हिंदी का जो जन्म हुआ वो हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश के एक तरफ मैंने नाम लिख दिए हैं, कौन कौन सा है? सौरसेनी, दूसरा है मागधी और तीसरा है अर्धमागधी। अब कौन से अपभ्रंश से कौन सी हिंदी की शाखा या वो भाषाएं जन्मी हैं, तो वो कौन सी जन्मी है वो देख लेते हैं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ और इसी से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ और इसी से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। अगला है मागधी। मागधी से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ क्योंकि ये बिहार वाले क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है और ये भी हिंदी की ही भाषा है। या एक हम कह सकते हैं हिंदी की ये क्या है? उपभाषा है। अर्धमागधी, अर्धमागधी से जन्म हुआ है पूर्वी हिंदी का। किसका? पूर्वी हिंदी का। ये हमारे अपभ्रंश के नाम हुए और ये क्या है? हिंदी की उपभाषाएं हैं। इन्हीं पांचों उपभाषाओं को मिला करके हिंदी कहा जाता है। इन्हीं पांचों उपभाषाओं को मिला करके ही हिंदी कहा जाता है। अर्थात हिंदी कुछ और नहीं है, इन्हीं पांचों उपभाषाओं का मेल है, सम्मिलित रूप है। तो इससे हिंदी विकास या हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आगे देखते हैं इन्हीं पांचों उपभाषाएं, जो पांच उपभाषाएं हमें मिली हैं हमारे अपभ्रंशों से, जो सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी जो मिली है, इनकी कितनी उपबोलियां हैं? क्योंकि भाषा के पश्चात उपभाषा के पश्चात ही बोलियां आती हैं और बोलियों के पश्चात उपबोलियां। भारत में बहुत सारी उपबोलियां बोली जाती हैं, जबकि भारत में मुख्यतः 18 बोलियां बोली जाती हैं और इन्हीं पांचों उपभाषाओं से जन्मी है। तो 18 बोलियों के नाम हम आगे क्रम से लिख रहे हैं कि किस उपभाषा से कितनी बोलियों
का जन्म हुआ, कौन कौन से हैं, इसका एक और हम आगे चार्ट बनाते हैं। हमने देखा कि अभी मैंने बताया है कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं, पीछे मैंने बताया है कि उपभाषाएं और बोलियां। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली का जन्म हुआ है। तो इसमें से सबसे पहली उपभाषा मैंने ली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से भारत की 5 बोलियों का जन्म हुआ है। कौन कौन सी? सबसे पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली का एक अन्य नाम आकार बहुला और एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कौरवी बोली है, कौरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बोले जाने वाला जो क्षेत्र है वो दिल्ली एवं हरियाणा वाला क्षेत्र है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र और हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है इसमें। तो खड़ी बोली, आकार बोला और कौरवी बोली। दूसरा है हरियाणवी। इसका मुख्यतः क्षेत्र हरियाणा में बोला जाता है, अर्थात इसका जो बोला जाने वाला जो क्षेत्र है वो है हरियाणवी, हरियाणा क्षेत्र। और इसे ओकार बहुला के नाम से जाना जाता है और इसे अन्य नाम है इसका बांगरू बोली। अगला है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ये क्षेत्र है बेटा ब्रज वाला क्षेत्र, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वो वाला क्षेत्र, अर्थात हम कह सकते हैं कि आगरा एवं मथुरा वाला क्षेत्र ब्रजभाषा का क्षेत्र है। और इसे नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे डॉक्टर ग्रियर्सन, जो हमारे प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी थे और ये भाषा के साहित्यकार भी थे, भाषा का इतिहास इन्होंने लिखा है और इनकी प्रसिद्ध बुक है 1927 में इन्होंने भारतीय भाषा का सर्वेक्षण नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसी में ये सभी का जो मैंने बताया है डिवीजन बताया, इसका विभाजन जो बताया गया है, ये सभी उसी में दिया गया है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, मैं लिखा भी दूंगा कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा के बारे में इन्होंने कहा कि ब्रजभाषा को एक अंतर्वेदी भाषा के नाम से पुकारा था। इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रजभाषा को हम एक अन्य नाम देते हैं जिसका नाम है अंतर्वेदी भाषा। इसके बाद बुंदेली भाषा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। आपको पता होगा बुंदेलखंड का हिस्सा ये आता है बेटा हमीरपुर, झांसी, बांदा है, चित्रकूट है, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का आता है। और कुछ एमपी का क्षेत्र भी बुंदेलखंड में आता है। अगला है कन्नौजी। ये कन्नौज वाला क्षेत्र कन्नौज और कानपुर में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है। आगे हम बात करें राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी 4 प्रकार की होती है। राजस्थानी 4 प्रकार की बोली पाई है राजस्थानी भाषा से। उसमें कौन से? उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है, मेवाड़ वाला क्षेत्र है। मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में मिलता है, इसलिए उसे मेवाती कहा गया। अगला है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थान में जो मालवा का पठार वाला क्षेत्र, जितना भी मालवा का पठार एमपी वाला क्षेत्र, एमपी में आता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है कुछ, तो दक्षिणी राजस्थानी जो मालवा का पठार है उस क्षेत्र में जितनी भी भाषा जो भी बोली जाती है वो मालवी कहलाती है। क्या कहलाती है? मालवी कहलाती है। अगला है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी अर्थात जयपुर वाला क्षेत्र, जयपुर में बेटा जयपुरी भाषा अर्थात जयपुरी बोली जाती है। और जयपुर वाला क्षेत्र को डुडाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए इस बोली का नाम भी डुडाड़ी बोली भी रखा गया है। अगला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है। पश्चिमी राजस्थानी अर्थात राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और ये मारवाड़ वाला क्षेत्र अर्थात जोधपुर वाला क्षेत्र आता है और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को मारवाड़ी बोली कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका एक और है जो सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है जिसका नाम पहाड़ी है। पहाड़ी उपभाषा से कौन कौन सी जन्मी है तो जरा इसके बारे में देख लेते हैं। यहीं पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि पहाड़ी एक उपभाषा है, पहाड़ी एक उपभाषा है। तो पहाड़ी उपभाषा से जन्म लेने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं? तो 3 बोलियां बोली जाती हैं। सबसे पहली है, कहा जाता है कि पूर्वी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पूर्वी पहाड़ी। और पूर्वी पहाड़ी को जहाँ ये पूर्वी पहाड़ी जो बोली है इसका नाम है नेपाली, क्योंकि ये नेपाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। नेपाल वाले क्षेत्र में बेटा सबसे पहले ज्यादा बोली जाती है, इसीलिए इसकी बोली का नाम क्या दिया गया? नेपाली। तो दूसरी ये पूर्वी हो गई, तो दूसरी है पश्चिमी। तो पश्चिमी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी जो है और पश्चिमी पहाड़ी बेटा ये बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र अगर देखें तो इसका क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो भी पहाड़ी इलाका है उस क्षेत्र में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। तीसरी आती है हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में ये जो बोली है ये बोली जाती है उत्तराखंड के क्षेत्र में। कहाँ पर?
उत्तराखंड में बोली जाती है। और उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र आता है? तो कुमाऊनी वाला क्षेत्र आता है, कुमाऊनी वाला क्षेत्र आता है, कुमाऊनी एवं गढ़वाल वाला क्षेत्र आता है, तो गढ़वाली। इसीलिए बेटा इस बोली को कुमाऊनी एवं गढ़वाली के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? कुमाऊनी एवं गढ़वाली के नाम से भी जानते हैं। अर्थात मैंने कहा कि पहाड़ी जो उपभाषा है वो पूर्वी पहाड़ी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी पहाड़ी जो नेपाली क्षेत्र है अर्थात नेपाल में बोली जाती है वो नेपाली कहलाई, और पश्चिमी पहाड़ी है बेटा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, इसको पश्चिमी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है इसे उत्तराखंड में बोला जाता है, और उत्तराखंड के मुख्य क्षेत्र जो है वो कुमाऊनी एवं गढ़वाल वाला क्षेत्र है, इसलिए बेटा इसका नाम क्या रखा गया? कुमाऊनी एवं गढ़वाली भाषा। आगे देखते हैं बेटा, अगली भाषा जो जन्म हुई है उपभाषा जो है वो बिहारी है। बिहारी से कौन कौन से बोलियां निकली हैं, कौन कौन से बोलियां हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहली है, देखो मागधी से जन्मी थी बिहारी। किससे जन्मी थी? मागधी से। तो बिहारी में कौन कौन से बोलियां आती हैं? तो बिहारी उपभाषा, बिहारी उपभाषा। और उपभाषा ये बिहारी उपभाषा है तो इसको 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में इसके भी 3 पार्ट मिलते हैं। एक तो कहलाती है भोजपुरी, इसको सब लोग जानते होंगे क्योंकि इसमें फिल्म निर्माण का कार्य होता है। दूसरा है बेटा मागधी, इसमें भी कुछ रचनाओं का रचनाएं लिखी गई हैं। तीसरी है बेटा मैथिली, तीसरी है मैथिली। और ये जो मैथिली भाषा है ये भी बेटा ये जो मैथिली भाषा है ये मागधी एवं बांग्ला का मिश्रित रूप है मैथिली भाषा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भोजपुरी। ये भोजपुरी वाली जो बोली बोली जाती है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बेटा जो बनारस का क्षेत्र है, इलाहाबाद के आगे जो बनारस पड़ता है, बनारस का जो क्षेत्र है, बनारस है, गोरखपुर है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, गोंडा बोलते हैं, देवरिया बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं, ये अन्य जितने भी बिहार के क्षेत्र अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो अधिकांशतः बेटा वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। और इसमें आपने देखा होगा कई सारी पिक्चरें बनी हुई हैं भोजपुरी बोली में, और इसमें सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली में फिल्म निर्माण का कार्य होता है, इसलिए ये प्रचलित भी है, ज्यादा प्रचलित है। मागधी, ये बेटा जो मागधी शब्द बना है ये मगध से बना है। आपने देखा होगा हर्यक वंश की जो राजधानी थी वहां हर्यक वंश के समय जो मगध का उत्कर्ष हुआ था, मगध की राजधानी आपको पता होगा पाटलिपुत्र थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र जो थी इसी का आधुनिक जो नाम है वो है पटना। और पटना वाले क्षेत्र में बेटा जो मुख्य केंद्र है मागधी भाषा जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? पटना में बोली जाती है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि मागधी बोली मगध से जन्म हुआ इसका, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो पटना, और पटना में ही सबसे ज्यादा बोली जाती है कौन सी? मागधी बोली। अगला है मैथिली। मैथिली का मैंने बताया कि यह मिश्रित बोली है। इसमें मगही, किसका? इसमें मगही एवं बांग्ला का स्वरूप देखने को मिलता है। अर्थात मैथिली जो है वो मगही और बांग्ला से मिलकर बनी हुई मैथिली बोली। इसीलिए बेटा बांग्ला अर्थात पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मगही मैंने अभी बताया कि पटना बिहार वाला क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैंने कहा कि जो भी बंगाल वाला क्षेत्र और बिहार का जो क्षेत्र, जो झारखंड का क्षेत्र है, उसकी जो सीमा पर जो बोली ज्यादा प्रचलित है वो मैथिली है, मैथिली बोली प्रचलित है। आगे देखते हैं बेटा, ये हमारी बिहारी उपभाषा से जन्म हुई बोलियां थी। अगली है पूर्वी हिंदी, लास्ट है 5वां नंबर। और 5वां नंबर आपको पता है कि यह है कौन सी? पूर्वी हिंदी। ये उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी जन्मी है? तो जरा देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी ये उपभाषा है, इससे कौन कौन सी जन्मी है? तो सबसे पहले अगर देखें तो अवधी जन्मी है। कौन सी? अवधी जन्मी है। दूसरी कौन सी जन्मी है? वो बघेली जन्मी है, बघेली। और तीसरी जन्मी है छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अवधी जो बोली है आपने देखा होगा, इसमें अवधी जो बोली है आपने देखा होगा इसमें कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं। अवधी भाषा में हमारी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है
रामचरितमानस एक प्रमुख ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा गया, इसीलिए बेटा इसको बोली एवं इसको उपभाषा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी बोली, जो बोली होती है, अगर बोली में रचनाएं या साहित्यिक रचनाओं का काम होने लगता है, अर्थात साहित्यिक रचनाओं का निर्माण होने लगता है, तो बेटा वो बोली ना होकर के वो उपभाषा में बदल जाती है। अर्थात किसी भी बोली में रचना नहीं होती, बोलियों में कभी भी रचनाएं नहीं होती, और जिस भी बोली में अगर रचनाएं होने लगी हैं तो इसका मतलब वह बोली बोली न रह करके उपभाषा बन गई है। अर्थात उस क्षेत्र का विकास हुआ है, उस बोली और उसका क्षेत्र का विकास हो गया और वो क्या बन गई है बेटा, वो एक उपभाषा बन गई है। तो इसीलिए बेटा कहा जाता है कि अवधि एक बोली नहीं है, एक उपभाषा है, क्योंकि इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी थी और इसमें भूमि भी थी। और आपको पता है ये प्रसिद्ध ग्रंथ हमारा रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो अवधि, ये अवध वाले क्षेत्र में बोला जाता था। अवध, आपको पता होगा अवध की राजधानी लखनऊ थी। लखनऊ है, फैजाबाद है, उन्नाव है, रायबरेली है, सहारनपुर है, यहाँ इलाहाबाद तक जो भी क्षेत्र मिलता है वो क्या कहलाता है, अवध का क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में अवधी बोली बोली जाती है। आगे बेटा बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, और आपको पता होगा बघेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बघेल, ये बेटा अधिकांशतः बेटा ये बघेलखंड आता है तुम्हारा जो दक्षिण की ओर है, वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं, जहाँ पर बघेलखंड का पठार भी है। ये है सोनभद्र और मिर्जापुर वाला क्षेत्र। और बेटा ये मध्य प्रदेश का रीवा वाला क्षेत्र भी है, यहाँ पर बोली जाती है बघेली बोली, रीवा जिला में। इसीलिए बेटा बघेली बोली को रीवाई बोली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य केंद्र रीवा है। क्या है, रीवा है। अगला है छत्तीसगढ़ी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि छत्तीसगढ़ी जो है ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। ये हमारी थी हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं, जिनसे जन्म हुआ है 18 बोलियों का। हिंदी की 5 उपभाषाओं से जन्म हुआ है 18 बोलियों का। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनसे 18 बोलियों का जन्म हुआ है। ये है बेटा हिंदी भाषा। इतना आपको पता हो गया होगा। जैसा कि आपने देखा कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां हमने पढ़ ली हैं। आप देखते हैं इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो भी मैंने विभाजन बताया है हिंदी भाषा एवं उनकी उपभाषाएं, उनकी बोलियां का जो विकास क्रम है, उसका डिवीजन मैंने जो भी बताया है वो किसमें मिलता है, तो उसके बारे में देखते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था, एक प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्हें डॉक्टर ग्रियर्सन के नाम से भी कई बार जाना जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बेटा 1927 में एक पुस्तक लिखी थी। 1927 में सन 1927 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, ये पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम था भारतीय भाषा का सर्वेक्षण, या हम कह सकते हैं कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ये इन्होंने 1927 में लिखी थी। और ये इसी में बेटा भाषा, हिंदी जो हमारी भाषा है इसकी उपभाषाएं, और इसके बाद में बेटा उससे बोलियों का जो जन्म हुआ, इसका जो विभाजन मैंने बताया है इसी पुस्तक में मिलता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, ऐसा विभाजन किया था। क्लियर है ये चीज। आगे बात करते हैं बेटा कुछ महत्वपूर्ण, एक जैसे क्वेश्चन बनता है कि बेटा बनारसी बोली
किसकी उपबोली है। अगर बात करें बनारसी बोली, एक है बनारसी, एक बनारसी जो भी है बनारसी एक उपबोली है, और ये बेटा बघेली बोली की उपबोली है। किसकी है? बघेली की। कई बार ये क्वेश्चन बेटा यूपी टीजीटी में पूछा गया है। तो बघेली की उपबोली है बनारसी। ऐसे ही ओकार बोला मैंने अभी बता दिया है, आकार बोला ये भी मैंने बता दिया है, बांगरू है, कौरवी है, ये मैंने सब बता दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपी टीजीटी शायद 2017 में आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बनारसी जो बोली है वो किसकी उपबोली है, तो वो बघेली से जन्म ली है और बघेली की है। मैंने बताया कि भारत में बहुत सारी उपबोलियां बोली जाती हैं। आगे चलते हैं बेटा, मैंने बता दिया है कि भाषा एवं उपभाषा इनका विकास क्रम मैंने बता दिया, हिंदी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से है। अब आगे देखते हैं बोली क्या होती है। सबसे पहले यही देखते हैं, क्योंकि हमने बोलियां तो पढ़ ली कि भारत में 18 बोलियां बोली जाती हैं हिंदी की। तो अब हम बात करते हैं बोली क्या है, बोली की परिभाषा क्या है। तो बोली की परिभाषा है ऐसा सीमित क्षेत्र जिसमें कोई भी भाषा बोली जाती है। ऐसा कोई सीमित क्षेत्र जिसमें कोई भाषा बोली जाती है, वह भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। तो इसका एक क्या होता है? सीमित क्षेत्र होता है। इसकी परिभाषा मैं अभी लिख रहा हूं। इसकी परिभाषा क्या है कि मैंने बताया कि छोटे से, अर्थात जैसे हम कह सकते हैं कि अपने घर में या अपने पास पड़ोस में अपने छोटे से क्षेत्र में जो भी बोली जाती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक सीमित क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। जैसे बोली कहलाती है, जैसे आपको मैंने बताया कि एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है, जैसे बेटा घरों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। घरों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाएगी, क्योंकि इसका एक सीमित क्षेत्र है, बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो बोली क्या है? बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली, अर्थात एक सीमित क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि घरों में बोले जाना या क्षेत्र में आसपास, अपने आसपास पड़ोस में बोली जाने वाली जो भी भाषा होगी वो बोली के अंतर्गत आएगी। तो भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। माना जाता है कि लगभग 650 अर्थात 650 या उससे अधिक बोलियां भारत में बोली जाती है। तो इनका जो सीमित क्षेत्र होने के कारण ही इनको कहा गया कि ये बोलियां हैं। क्लियर है ये चीज? आगे देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं कि ये हमने देखा है कि हिंदी भाषा एवं बोली उपभाषा उनका विकास क्रम भी मैंने पढ़ लिया। आगे हम देखते हैं कि हिंदी में अगला क्या है। तो हिंदी में आगे हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा है हमारी, इसका संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। संविधान में देखा जाए तो बेटा संविधान में आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर की तारीख को, कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मैंने कहा प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को इसी दिन हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारतीय संविधान में इसका स्थान दिया गया था, इसलिए बेटा इसे हिंदी भाषा, इस दिन को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में इसे स्थान दिया गया था। भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? इसलिए बेटा प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, संविधान में किस में रखा गया है भाई?
संविधान में बात करें तो किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 343 में रखा गया। अनुच्छेद 343 का है, अनुच्छेद 343 का में रखा गया। क्या कहा गया भाई, कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, हिंदी भारत की राजभाषा होगी, राजभाषा होगी, और जिसकी लिपि देवनागरी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। अर्थात अनुच्छेद 343 का में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। क्लियर है चीज? तो ये बेटा हिंदी को भारत में संवैधानिक दर्जा मिल गया और राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हिंदी का यह संविधान में प्राप्त दर्जा है, स्थान। क्लियर है ये चीज? इतनी क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं बेटा। हमने देखा कि यहाँ पर एक शब्द आया है लिपि, हमने देखा कि एक शब्द आया है लिपि, और ये लिपि क्या है, लिपि के बारे में बात करें तो लिपि क्या है, तो लिपि के बारे में हम देखते हैं। लिपि क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं लिपि, और सबकी कई भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि मतलब होता है लिखावट। क्या है? लिखावट। लिपि का अर्थ है लिखावट। ये लिखावट क्या है भाई? अगर हम बात करें हिंदी की लिपि क्या है, तो हमें पता है हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी है, और देवनागरी लिपि जो है, इस लिपि में बेटा आपने देखा होगा कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और ये चिन्ह की संख्या कितनी है, तो चिन्हों का प्रयोग होता है, तो चिन्हों की संख्या कितनी है? 52 है। अर्थात हिंदी में जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है, कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो 52 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं 52 चिन्ह से ही हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अर्थात जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, वो लिपि किससे मिलकर बनी है? 52 वर्णों अर्थात 52 चिन्हों से मिलकर बनी है। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा ये चिन्ह क्या है? प्रकार की ध्वनि है, जिनको हमने एक साकार रूप या संकेत रूप दे दिया है, रूप दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं, वो तो आगे चलेंगे, आप बात करेंगे वर्ण क्या है, क्या चीज है। तो लिपि की बात करें तो ये मैंने कहा कि लिखावट है। तो लिखावट कैसे? आपने देखा होगा कई बार बेटा हमारी आवाज जहां तक जाती है, अगर हम किसी को, अब मैंने बताया था कि भाषा क्या होती है, वो मन के भावनाओं विचारों को प्रकट करना होता है। मन के भावनाओं एवं विचारों को प्रकट करना है, तो प्रकट किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए? तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा, माध्यम होगा, यही तो भाषा है। और माध्यम क्या है? ध्वनि। और ध्वनि को संकेत में, किसी न किसी संकेत में बेटा क्या किया गया? पिरोया गया। क्यों पिरोया गया? क्योंकि बेटा जब भी हम बोलकर, अर्थात मौखिक रूप से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, तो सामने वाले को अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है बोल करके, तो वो सामने अगर हमारे नजदीक मौजूद है तो वो सुन सकता है, सुन करके तो समझ सकता है, या हमारे सामने मौजूद है तो हमारे संकेतों के माध्यम से हम समझाना चाहें तो संकेतों को देख करके वो समझ सकता है। लेकिन बेटा एक लिखित भी मैंने बताया था कि भाषा के एक प्रकार है, लिखित प्रकार है। लिखित प्रकार किस प्रकार से होगा? क्यों? क्योंकि बेटा अगर नजदीक कोई व्यक्ति है जिसको हम बोल करके और उसको संकेतों के माध्यम से समझा सकते हैं, किंतु जो लिखित रूप है वो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है, मान लो कि दूर है, हम यहाँ रह रहे हैं कानपुर में, या हम रह रहे हैं दिल्ली में, और दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारे घर के जो सदस्य हमारे पिताजी हैं वो रह रहे हैं गांव में, तो हम दिल्ली में खड़े होकर चिल्लाएंगे तो गांव में सुनाई तो देगा नहीं। क्या वो समझ पाएंगे हमारी बात को? नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अपनी बात को या तो बेटा किसी माध्यम से, आजकल तो फोन या टेलीफोन वगैरह आ चुके हैं, मोबाइल फोन या टेलीफोन आ चुके हैं, इनके माध्यम से हम बोल करके समझा देते हैं, उनको समझा देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। लेकिन बेटा इससे पहले जब ये नहीं थे तो हमारे पास संचार का माध्यम क्या था? एक चिट्ठी थी, अर्थात पत्र लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। तो पत्र को कैसे लिखते थे? किन्हीं न किन्हीं चिन्हों या संकेतों के माध्यम से लिखते थे। तो ये जो संकेत के माध्यम से हम अपनी बोली, अपनी भावनाओं को प्रकट करते थे, यही हमारी क्या है? लिपि है। अर्थात जब हम कोई व्यक्ति हमारा दूर स्थित है, उसको अपनी भावना प्रकट करनी है तो हम लिख करके प्रकट करते हैं। और लिखने के लिए जिन भी वर्णों का या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है पूरी लिपि,
क्लियर है? इसलिए लिपि की इंग्लिश जो होती है वो स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं। और आपने देखा होगा ये लिपि कुछ नहीं है, लिखावट है। लिपि का प्रयोग तभी करते हैं जब हम किसी चीज को लिखते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई चीज या कोई घटना घटी, उसको आज मैंने देखा होगा कि अखबारों में लिख करके याद आता है, और कई सालों बाद भी वो घटना को अगर हमें याद करना है, सामाजिक रूप से कोई प्रभाव डाला हो तो उसको कभी याद करना हो, तो हम देखते हैं कि पीछे कागजों में, पुराने कागजों में हम देख लेते हैं कोई ना कोई जो चीज या घटना जो घटी थी उस तारीख सहित पूरा मेंशन किया जाता है, वर्णन किया जाता है उसका, तब हमें डाटा मिल जाता है। तो ये जो लिखते हैं, तो लिपि आज ही नहीं, आज का है, बहुत पहले भी लिखी जाती थी। प्राचीन काल में ही लिपि का विकास हुआ था, सबसे प्राचीन काल में लिपि का विकास हुआ। तो लिपि के भाग कितने हैं हम बात करते हैं, इसका विकास कैसे हुआ तो देखते हैं। लिपि का प्रयोग समझ में क्यों करते हैं, तो आगे देखते हैं लिपि कितने प्रकार की होती है। तो लिपि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और दूसरी है बेटा खरोष्ठी लिपि। नाम सुना ही होगा, कई बार पढ़ा होगा खरोष्ठी लिपि। क्लियर? एक है ब्राह्मी लिपि, एक है खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसको बेटा बाएं से दाएं, जैसे आज हम लिखते हैं ना, बाएं से दाएं तो लिख रहे हैं, बाएं से दाएं लिखा आ जाता है कि दाएं से बाएं लिख रहे हैं। तो बेटा जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर। इसका विकास कब हुआ तो देखते हैं इसका विकास कब हुआ। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो किस प्रकार से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ। अर्थात बेटा ये है बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और लिखते हैं। ठीक है? इसका विकास जो है माना जाता है बेटा, इसका जो विकास है वो लगभग, इसका विकास जो है लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 या चौथी शताब्दी ईसवी में हुआ। हमने क्या कहा कि बाएं से दाईं ओर ये लिखी जाती है। इसका लिखने का जो प्रकार है वो कैसा है? बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। और इसका विकास जो हुआ 500 ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। और बेटा खरोष्ठी लिपि, और खरोष्ठी लिपि का जो विकास हुआ वो माना जाता है कि 350 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व से लगभग तीसरी सदी तक रहा। तीसरी सदी ईस्वी तक रहा, तीसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा। और ये बेटा इसका लिखने का जो प्रकार है वो दाएं से बाएं है। कैसे है? दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हमने देखा कि लिपि कितने प्रकार की बताई मैंने? ब्राह्मी लिपि, और दूसरी क्या है? खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, और इसका विकास जो हुआ था वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी तक के बीच हुआ है। और इसका क्या है? 350 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी सदी या तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास से तक माना जाता है। और दाएं से बाईं ओर ये लिखी जाती है। क्लियर है ये चीज? इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं बेटा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ही बेटा संस्कृत, जो संस्कृत की लिपि मानी जाती है वो कैसी है? ब्राह्मी है। अर्थात ब्राह्मी लिपि में ही संस्कृत लिखी जाती है, अर्थात संस्कृत की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो वो ब्राह्मी लिपि है। तो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। आगे देखते हैं बेटा इसका विभाजन और तरीके से किया गया है। और क्या है भाई? तो ब्राह्मी लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। तो ब्राह्मी लिपि जो थी उसको कितने भागों में बांटा गया? इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में। एक कहा गया है कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि, और दूसरा है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। और बेटा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आपको देखा होगा
तेलुगु, तेलुगु लिपि इसी में आती है, इसी के अंतर्गत विकास हुआ इसका। तेलुगु लिपि, तमिल लिपि, तमिल लिपि और बेटा कन्नड़ लिपि, कन्नड़ लिपि ये दक्षिणी लिपि के ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत है। हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि में ही, ब्राह्मी लिपि से ही अन्य एशियाई भाषाओं का या उनकी लिपि जो है वो अन्य एशियाई जितनी भी भाषाएं हैं उनसे बेटा ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है जितनी भी भाषाएं। अगर बात करें इसकी तो ब्राह्मी लिपि को दो भागों में, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। और उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ है। अगर बात करें तो देवनागरी लिपि जो थी, देवनागरी लिपि, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से जन्मी है प्राचीन नागरी लिपि, और नागरी लिपि से ही जन्मी है नागरी लिपि, और नागरी लिपि से ही जन्मी है देवनागरी लिपि। तो कई बार हम देखते हैं कि नागरी लिपि है, तो नागरी लिपि को ही कभी कभी हम कह देते हैं कि यही देवनागरी लिपि है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लिपि क्या है, लिपि को कितने भागों में बांटा गया है, और ब्राह्मी लिपि जो है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी, और उत्तरी का पार्ट है नागरी लिपि, और नागरी से ही जन्मी हमारी देवनागरी लिपि। अब तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जो भी किस भाषा किस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर हुआ ये चीज? तो देवनागरी लिपि है हिंदी की। तो कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां हम बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक तरफ देखेंगे भाषा या भाषाएं कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है लिपि के नाम। तो एक तरफ जैसे अगर हम बात करें हिंदी की लिपि है देवनागरी। कुछ पूछी जाती, ज्यादा नहीं पूछी जाती। जैसे संस्कृत की पूछी जाती है, संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। आपको पता होना चाहिए जैसे अंग्रेजी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि। और जैसे बेटा पंजाबी, ये कई बार पूछा गया पंजाबी को, तो ये बेटा किस लिपि में? तो ये गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि के बारे में बात करें तो बेटा इसका विकास शारदा लिपि से हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गुरुमुखी जो लिपि है इसका विकास किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी की ये उपभाषा या उपलिपि है जिसका नाम है शारदा लिपि, और इसी लिपि से बेटा गुरुमुखी लिपि का जन्म हुआ है। क्लियर? तो इनको याद कर लेना कुछ है, ये महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लेना। धन्यवाद।